नमस्कार शोधार्थियों। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही हो और पंकज नारायण की बात न हो, अधूरा सा लगता है। यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से इस श्रृंखला में आज मैं अपने छोटे भाई पंकज नारायण के साथ हूँ। अर्थ एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक के रूप में स्टार इंडिया पर महान भक्ति संगीत रियलिटी शो के पीछे जो दिमाग काम करता है वो है पंकज नारायण का। पंकज नारायण ने टेलीविजन उद्योग में एक नया चलन ही स्थापित कर दिया, जिसे पारंपरिक दृष्टिकोण से परे स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण लगता है, आमतौर पर कठिन दिखाई माना जाता है। लगातार लिखने की धुन, लगातार लिखने, पढ़ने, रमने, कला जगत में, संस्कृति में, सभ्यता में समाये पंकज नारायण को हमेशा मैंने उनकी प्रवृत्ति के कारण, उनके विचारों के कारण, उनकी कविताओं के कारण बहुत नज़दीक पाया अपने। उनको कविता लिखने में आनंद आता है, बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि वो गद्य में बहुत सराहे जाते हैं। उनका गद्य और गद्य की छोटी छोटी टुकड़ियाँ उनको लोकप्रिय बनाती हैं, पर कविता लिखने में उन्हें आनंद आता है। उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी जब वे बहुत छोटे थे। बाद में धीरे धीरे इसी जुनून ने उन्हें पत्रकारिता के करियर के रूप में भी आगे बढ़ाया और सबसे पहले रुझान उनका पत्रकारिता की ओर ही हुआ। लेखन के प्रति पंकज की रुचि उन्हें फ्रीलांसर के रूप में आउटलुक पत्रिका में काम करने के लिए प्रेरित किया। एक अवसर से फिर दूसरा, दूसरे अवसर से तीसरा, और इस तरह लगातार उन्होंने फिल्म निर्माण में भी कुछ नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। अर्थ एंटरटेनमेंट के संस्थापक के रूप में, योगदानकर्ता के रूप में पंकज ने छोटे पर्दे पर बड़ी कहानियों के रूप कई अवधारणाओं को खोलने की कोशिश की और निर्माता के रूप में टेलीविजन उद्योग में अपना कदम रखा। पंकज को करीब मैं 25-30 वर्षों से जानती हूँ। बहुत जुनूनी है, जज्बाती है और बेहतरीन कवि होने के बाद बेहतरीन इंसान भी बचा हुआ है। उसका गद्य और पद्य दोनों मंजा हुआ है। सृजनात्मक दुनिया में लगातार एक्सपेरिमेंटल रहा है। जैसा मैंने कहा कि उसका मिजाज ही एक्सपेरिमेंटल है, मेरे छोटे भाइयों जैसा है। हालांकि कलाकार के रूप में वह बहुत बहुत बड़े कद का कद्दावर व्यक्ति है। व्यक्तित्व के रूप में मैं उसे मानती हूँ। आज उसकी 5 बेहतरीन कविताओं के साथ आप शोधार्थियों को मैं पंकज नारायण की रचनात्मक यात्रा का सहयात्री बनाऊंगी। पहली मेरी पसंद की कविता है, शब्दों को करने दीजिए यात्रा, वो ढूंढ ही लेंगे अपनी कविताएं। कविता कितनी गहरी होगी, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, यह आप मत सोचिए। शब्दों को उड़ने दीजिए अपने अर्थ के परों के साथ। भाव की गहरी नदी में डूबते हुए शब्द को बचाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे और शब्द भाग जाएगा किसी मरियल कविता के साथ। इससे पहले कि आप किसी गैर जरूरी कविता को अपने सारे शब्द दे दें, शब्दों को ढूंढने दीजिए अपनी खुद की कविता। शब्दों को ढूंढने दीजिए अपनी खुद की कविता। जो शब्द शोधक है वो है पंकज नारायण, जो कई अर्थ भंगिमाओं को लिए हुए, कई अर्थों की अनुगूंज लिए हुए, कई मायने परत दर परत, प्याज की परतों सी, ऐसे अर्थपूर्ण शब्द की खोज शोध धर्मी भी है। और एक आत्मानुशासन और आत्मविश्वास, ये 2 टूल लेकर पंकज नारायण आगे बढ़ते हैं। दरअसल शब्द ब्रह्म हैं। शब्द भ्रम भी हैं, बहुतों के लिए भ्रम भी पैदा करते हैं, लेकिन वो अक्षर जो क्षरित ना हो, जो ब्रह्म के समान हो और जो अपने अर्थ में, अपने अर्थों की अनुगूंज में एक नई दुनिया खोल दे, एक नया वितान तान दे। पंकज नारायण उस शब्द की खोज करते हैं। और कविता भी अपने सार्थक मायने तभी दे सकती है, कविता भी दूर तक, देर तक स्थायी प्रभाव तभी छोड़ सकती है जब वो कमजोर का हाथ पकड़े, जो मुखर नहीं हैं उनके लिए मुखर हो जाए, जो वंचित शोषित हैं, जो लगातार हाशिए पर हैं,
उनको दमखम दे, उनको बल दे और उनको आगे बढ़ाए। ऐसे शब्द की तलाश में पंकज हैं। कहते हैं कि कविता अच्छी आह वाह से परे अच्छी न हो, बल्कि उसमें सच्चाई झलके, जीवन का यथार्थ झलके, जीवन का वो सत्य जो अंतिम सत्य है वो झलके, तो वो कविता अपने आप में उठकर खड़ी होगी और किसी का साथ निभाएगी। दूसरी मेरी पसंद की कविता है, मेरी तबीयत से लगी एक नाव ने बताया कि समुद्र किसी तैराकी का मोहताज नहीं। और मैं ढूंढने लगा आसमान नापने जितनी हवा अपनी सांसों में। एक समय ऐसा भी था जब मेरा कवि अपनी उंगलियों में लौटने के लिए धरती भर पन्ना ढूंढता था और चांद जितने सूनेपन में बादल हो जाता था। आप देख रहे हैं कि पंकज के पास नए प्रतीक हैं, नई वोकैबुलरी है, और इन नए प्रतीकों में दरअसल अर्थ बहुत खुलते हैं और अलग अलग अपने अपने मायने निकल सकते हैं। कौन कितना परिपक्व है, कौन कितना सीझा हुआ है, किसका अनुभव संसार कितना समृद्ध है, किसकी सुधियाँ और स्मृतियाँ और उनका संग्रहालय कितना समृद्ध है, किसने कितना शब्दों को कमाया है, अनुभव को कमाया है। तो कमासुत होने की पहचान है ये कविताएं, और सहृदय समाज से भी यही अपेक्षा करती हैं। जो इन कविताओं को पढ़ सुन रहा है, दरअसल उनसे भी यही अपेक्षा करती हैं कि वो इन बातों के शेड्स को देखे, जो उसका ऑरा है, जो उसका इर्द गिर्द है, उसको भी चीन्हे और भावे। मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है खुद को छोड़कर बहुत दूर जा चुके आदमी से मिलना, अगर आपको अच्छा लगता है खुद को छोड़कर बहुत दूर जा चुके आदमी से मिलना और मिलकर कहना आपसे मिलकर अच्छा लगा। पंकज एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा देते हैं इस फैब्रिकेटेड दुनिया में, इस सो कॉल्ड मिलनसार दुनिया में, जो सोशलाइज करते हैं, जो शो ऑफ करते हैं, इस प्रदर्शन प्रियता को, इस फैब्रिकेशन को, इस कृत्रिमता को, इस बनावटीपन को, इस छद्म को, पाखंड को पंकज धता बता देते हैं और कहते हैं कि हर किसी से मिलना जुलना, बाह पसारे और हर किसी में एकसार हो जाना, हर किसी में के साथ एक भाव हो जाना, समभाव हो जाना, दरअसल खुद को छोड़ना है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान। दो चीज़ें पंकज की कविताओं में मुझे लगातार कुरेदती हैं, बेचैन करती हैं, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ और आइडेंटिटी, पहचान, निजत्व की। व्यक्तित्व बने लोग घूम रहे हैं अपने अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने अपने ऑराज के साथ, अपनी विशेषता के साथ, लेकिन जो शेष रहा मनुष्य है, जिसमें मनुष्यता बाकी है, उसकी शिनाख्त नहीं हो रही और पंकज उसकी शिनाख्त करते हैं। मुझे इसलिए ये कविताएं बेहतरीन लगी। तो पंकज कहते हैं कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये प्रदर्शन प्रियता, ये सोशलाइज करना, ये मन न मिले पर बाह पसारे मिलना, ये पाखंड, ये छद्म, ये ढोंग, ये छल अगर अच्छा लगता है, तो जो जा चुका है, खुद को छोड़कर जो बहुत दूर जा चुका है, जो अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग थलग हो चुका है, जो अपने सोर्सेज से, अपने स्रोत से, अपने क्या कह सकते हैं, अपने जिन चीज़ों से वो बना है, जिससे उसका खाद पानी माटी जिससे पोषित हुआ है, उस पहचान को ही छोड़ देता है वो, और एक नई पहचान, एक नया स्वांग भर लेता है। और ऐसों से आप मिलकर अगर कहते हैं कि अच्छा लगा उससे मिलना, तो ये इस दुनिया की, दरअसल इस व्यावहारिक दुनिया की व्यावहारिकता पर पंकज एक सवाल उठाते हैं। कुछ छोटी छोटी कविताएं भी मुझे पसंद आई। कुछ लोग सत्ता में होंगे, कुछ लोग सत्ता के सामने, पक्ष प्रतिपक्ष। अब आप विद्यार्थियों, शोधार्थियों, दरअसल कविता आपको इसी बहाने में विवेचित और विश्लेषित करती हूँ, पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को साथ लेकर पंकज चल रहे हैं। कुछ लोग सत्ता में होंगे, कुछ सत्ता के सामने होंगे, बाकी लोग पत्थर होंगे। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से पत्थरों को इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे पर फेंकेंगे, एक जादू कायम होगा, चोट हमेशा पत्थरों को आएगी। इस प्रहार में, इस एक दूसरे के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो पक्ष और प्रतिपक्ष का एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो दल बल की लड़ाई है,
इस लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल होते हुए लोग उन्हीं पत्थरों की तरह हैं जिनको गिन चुनकर, जिनको इकट्ठा करके हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर उसे फेंकते हैं। और इस प्रहार में, इस अत्याचार में मान कर चलिए कि दोनों दल और उसके विशेष लोग आहत नहीं होते, क्योंकि वे विशिष्ट हैं। जो शिष्ट है, जो सभ्य है, जो निथरा हुआ है, जो इस्तेमाल होता है बार बार, जो अपनी सभ्यता को, अपने इस बाहरी आवरण के भीतर कहीं अपनी सच्चाई को, अपनी निष्ठा को, ईमानदारी को बचाए हुए है, जो अब तक बचा हुआ आदमी है, वो उन्हीं पत्थरों में शुमार हो जाता है और वो इस्तेमाल होता है। दोनों, चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों के द्वारा वो बार बार उसका दोहन होता है, उसको दुहा जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। और अंततः क्या होता है इस पूरी लड़ाई झगड़े में, इस झंझट झगड़े में चोटिल वही होता है जो अपने भीतर की सभ्यता को, अपने भीतर की शिष्टता को, अपने भीतर की आदमियत को बचाए हुए था, लेकिन दोनों के छल, दोनों दल के छल और बल ने उसे दरअसल उसके साथ एक स्वांग किया और उसे अपने हित में, नए हित समूह बने और अपने हित में इस्तेमाल किया। बेहतरीन कविता थी। शोधार्थियों, अगली कविता है, मामा मारीच सोने का मृग बनकर मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा है। व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें आपको कई सिंबल मिलेंगे। एक प्रतीकात्मक कविता है, कई गूंज मिलेंगी। आप इसे फ्लेवर, इसके स्तरों को देखें, इसके तहों को देखें। मामा मारीच सोने का मृग बनकर मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा है। हर हाथ में धनुष बाण है और पीछे दूर से कानों में बार बार पड़ती आवाज है, मुझे सोने का मृग चाहिए, मुझे सोने का मृग चाहिए। इस सुवर्ण नगरी में, सुवर्ण, अब आप देखें कि समाज के जो तमाम तरह के भेद हैं, जो तमाम तरह के खंड हैं, जो तमाम तरह के लेयर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं पंकज। कह रहे हैं कि ये स्वप्न नगरी है, ये सोने की नगरी है, यहाँ चमक दमक है, यहाँ चकाचौंध है। और इस चमक दमक, चकाचौंध में, इस बाहरी छद्म में, इस रूप जाल में भीतर दरअसल एक छटपटाता हुआ आदिम मन है जो आहत है, जो चोटिल है, दौड़ रहा है, हाँफ रहा है लगातार, और इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की कोशिश जद्दोजहद में है। दरअसल प्रतिस्पर्धाएं उसके लिए बनी नहीं है। वो अपनी रचनात्मकता को, अपनी सृजनात्मकता को, अपने तेवर को, जुनून को, मिजाज को बचाए रख पाए, इस कोशिश में वो दिन रात हलकान हो रहा है। ये कविता मुझे कई मायने देती है। कुछ तो वो दृष्टांत जो पुराने दृष्टांत से स्वर्ण मृग का लेकर आते हैं कि मारीच तलाश में घूम रहा है, सब तरफ इस माया और मोह के फिराक में घूम रहा है मुंबई की सड़कों पर, और उसका शिकार करने के लिए इस माया नगरी की, इस चकाचौंध भरी, चमक दमक भरी नगरी के लोग उसका शिकार करने दौड़ रहे हैं, क्योंकि सबको सोने का मृग चाहिए, सबको वही चाहिए। क्या? वर्चस्व, रसूख, पावर, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, लोकप्रियता, सबको वही चाहिए। इस सोने की नगरी में हर तरफ से शिकारी, चहुर, चारों ओर से वह घिरा हुआ, दरअसल आतताइयों से घिरा हुआ, इस माया मोह लोभ की दुनिया से घिरा हुआ विश्वास से आहत है, अपने भरोसे से आहत है। उसे वो भरोसा, वो ठहराव, वो रुक कर, थम कर अपने बारे में सोचने की जैसे उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। बेहतरीन कविता है। और अगली कविता, अपने जिंदा होने के जश्न में डूबा हुआ एक रुका हुआ आदमी। मुझे पंकज की एक एक पंक्ति सूक्तियों की तरह लगती है, जैसे कुछ सूत्र हैं वो छोड़ देते हैं कि अब अपने अपने मायने निकालो। अब कह दिया मैंने, क्योंकि शब्द बटोरना भर कविता नहीं होती, मैंने कह दिया क्योंकि मैं शब्द शोधक हूँ, मैं शब्द खोजता हूँ जिसके कई मायने निकलें, जिसके अर्थ गांभीर्य निकलें।
तो अपने जिंदा होने के जश्न में डूबा हुआ एक रुका हुआ आदमी बात करता है पहियों की भाषा में, रफ्तार, गति ना। क्योंकि आसपास आप देखें शोधार्थियों कि जो गतिशील है, जो रफ्तार में है, त्वरा में है, हड़बड़ी में है, भागम भाग में है, दौड़ रहा है, हाँफ रहा है और मंजिलें उससे दूर होती जा रही हैं। यह जानने की कोशिश में शोर मचा रहा है कि उसकी बोलती किसने बंद की होगी। कितना मुश्किल होता है अपने भीतर ही किसी आदमी को ढूंढते हुए बातों के जंगल से गुजरना, आदमी को ढूंढते हुए। यही लुप्त है पंकज की इन 5 कविताओं में। सिलसिले से मैंने आदमी की तलाश पाई, मानवता की तलाश पाई, मानवीयता की तलाश पाई, मानव मूल्यों की तलाश पाई। इसीलिए मैंने इन कविताओं को क्राइसिस ऑफ वैल्यूज और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से जोड़ा शोधार्थियों, कि एक तरफ अपने निजत्व की को बचाए रखने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ मानवीय मूल्य, जिन पर चाहे वो प्रेम है, सद्भाव है, सौहार्द है, भाईचारा है, बहनापा है, मित्रता है, भरोसे की दुकान है, विश्वास है, आस्था है, ये सब जैसे चोटिल है इस माया नगरी में, इस उहापोह में, इस आपाधापी में, भागम भाग में पंकज नारायण उस आदमी की तलाश कर रहे हैं जो निरा आदमी हो, जिसमें केवल आदमियत हो। तो ये कुछ कविताएं पंकज नारायण की, आप इसके जरिए उनकी रचनात्मक यात्रा के तो सहयात्री होते ही हैं, उनके कलाकार मन को, उनके संवेदनशील जीवन को, उनकी सुधियों के संसार को खंगालते हैं, और उनकी जो बहुत कम उम्र में कमाए हुए अनुभव हैं उनसे भी आपका साक्षात होता है। बेहतरीन कविताओं के लिए बहुत बहुत प्यार, दुलार, आशीर्वाद भाई। खूब पढ़ो, गुनो और अपना प्रतिसंविधान खुद गढ़ो, अपनी रचनात्मक यात्रा जारी रखो ताकि हमें भी खुराक मिलती रहे। शुभकामनाएं, बहुत प्यार।